तो फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी बाई फैशडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। आज की इस क्लास में आप सभी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होता है तो प्रोसेसिंग होने से पहले और उसके बाद में डेटा स्टोर मेमोरी के अंदर ही कराया जाता है। तो अगर हम कंप्यूटर मेमोरी को समझें, कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है वह मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। फिजिकल मेमोरी जो कि चिप ड्राइव डिस्क होती है जिसमें डेटा होल्ड होता है, जबकि वर्चुअल मेमोरी जो कि सिर्फ फिजिकल मेमोरी को एक्सपेंड करती है। अब यहाँ एक नाम आया है आपके सामने वर्चुअल मेमोरी का, इसके बारे में आगे हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, बट अभी आपको बता देते हैं वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो केवल फिजिकल मेमोरी को एक्सपेंड करती है, उसको ही एक्सपेंड करती है, ना कि अलग से कोई फिजिकल मेमोरी लगाई जाती है। ठीक है, यानी जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो फिजिकल मेमोरी को एक्सपेंड करने का काम करती है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, यानी दो प्रकार की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है मुख्यतः। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इसको बोलते हैं, मेन मेमोरी भी इसको बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी इसको बोलते हैं। देखिए, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है जो सिस्टम के प्राथमिक कार्य के लिए मेमोरी उपलब्ध कराती है। यानी जो सिस्टम के प्राइमरी फंक्शन है उसके लिए जो मेमोरी यूज होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। तो यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, इसको आप इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो यह भी दो प्रकार की होती है। यानी जो इंटरनल मेमोरी है वो दो टाइप की है, एक है आपकी रैम और दूसरा है आपका रोम। अब अगर रैम की बात करें तो इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम देते हैं, जो आपका रैम होता है, और दूसरा आपका होता है रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी का नाम देते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम के लिए, इसलिए इनको बोला गया है प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। अब अगर हम प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले रैम को समझने का प्रयास करें तो आप सब जानते हैं रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी इस मेमोरी को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। यह सेमीकंडक्टर से बनी होती है, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कहीं से भी डेटा लिखा व पढ़ा जा सकता है। इसे रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, यानी जो आपका रैम होता है इसे रीड राइट भी कहते हैं। यह एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें जो भी डेटा होता है वह अस्थायी होता है, अतः सिस्टम के बंद होने पर इस मेमोरी में रखा डेटा डिलीट हो जाता है। यानी जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम लगा होता है, जैसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम देते हैं, सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है कि रैम हमारा कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। यानी रैम हमारा अस्थायी होता है, इसमें जो भी डेटा होगा वो टेम्परेरी रहेगा, वो कुछ समय तक तो रैम के अंदर रहेगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि रैम हमारा अस्थायी है, वोलेटाइल है। दूसरा, इसको हम रीड राइट भी कहते हैं, यहाँ डेटा लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है, और इसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, इसको रीड राइट भी बोलते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछता है वोलेटाइल है या नहीं, तो याद रखना है वोलेटाइल होती है। यानी वोलेटाइल का मतलब है अस्थायी होना। ठीक है, यहाँ पर डेटा हमारा परमानेंट सेव नहीं रहता है, टेम्परेरी सेव रहता है। और जैसे ही सिस्टम को आप बंद करते हैं तो रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया रैम, अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि सर रैम का मतलब क्या है, मतलब रैम यूज कहाँ पे होता है, इसका आखिर कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो आप सब जानते हैं, जैसा अभी हमने बताया ही, कि आपकी जो मेमोरी है वो दो टाइप की है। पहली मेमोरी जिसको हमने प्राइमरी मेमोरी का नाम दिया है, प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, इंटरनल बोल सकते हैं, और दूसरा हमने नाम दिया है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं। है ना, इतना तो समझ में आया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आपने समझा कि सर रैम एंड रोम दो ये टाइप आपको मिले, ये प्राइमरी वाले मिले। अभी सेकेंडरी को हमने पढ़ा ही नहीं है। अब अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक पेन ड्राइव है, ठीक है ना, और पेन ड्राइव एक एक्सटर्नल मेमोरी है, तो ये आपकी सेकेंडरी में आ जाएगी पेन ड्राइव। ठीक है, अब मान लेते हैं पेन ड्राइव में कोई वीडियो फाइल है या कोई भी आपने टाइपिंग करके रखा है, तो कोई MS वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ नोट्स आपने बना रखे हैं, वो है।
अब वो नोट्स कैसे पढ़ सकते हो, पढ़ोगे कैसे? तो आपका जो प्रोसेसर होता है वो डेटा को रैम से ही उठाता है, समझ रहे हो? तो जैसे पेन ड्राइव आपकी हो गई या हार्ड डिस्क मान लेते हैं, जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसमें डेटा कोई रखा है। तो फॉर एग्जांपल आपने अपने सिस्टम के अंदर एक पेन ड्राइव यूज की, उस पेन ड्राइव में आपके कुछ डॉक्यूमेंट रखे थे। अब जैसे ही सिस्टम में लगाओगे तो वो पेन ड्राइव आपके सिस्टम में शो करेगी कि ये देखो आपकी पेन ड्राइव है, वहां पे पेन ड्राइव भी शो करता है, आपके कंप्यूटर में लगी हार्ड डिस्क भी शो करती है कि देखो ये आपकी हार्ड डिस्क है। बट ये सब चीजें सेकेंडरी होती हैं। तो अब उसमें आपने देखा कि जहां पर आपका फाइल था उस पर डबल क्लिक किया। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो तो होता क्या है, आपकी वो फाइल रैम के अंदर ओपन होती है ना। अब काम करती है आपका जो इंटरनल मेमोरी होता है वो, और इंटरनल मेमोरी दो टाइप की होती है। तो उसमें अब रैम काम करता है, अभी रोम के बारे में बताएंगे, बट अभी रैम काम करता है। अब यहां जो रैम है इसका अपना भी साइज होता है, हो सकता है आपके सिस्टम में 4 GB रैम हो, 8 GB रैम हो या और भी ज्यादा हो। तो जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही वो डेटा रैम के अंदर ओपन हो गया। अब जब रैम के अंदर ओपन हुआ डेटा, उसके बाद फिर क्या होगा, प्रोसेसर तक ये डेटा जाएगा कैश मेमोरी में होते हुए। तो आगे एक मेमोरी और मिलती है जिसको कहते हैं, कैसे बोलते हैं इसको वैसे, बट कैश भी पढ़ते हैं। तो कैश मेमोरी में डेटा फिर गया रैम के बाद, और कैश मेमोरी में जाने के बाद फिर डेटा और आगे बढ़ा, तब पहुंचा यहां सीपीयू के पास में। यहां पर रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर के पास पहुंचता है, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर मॉनिटर पर हमें रिजल्ट दिखाया जाता है। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाली जो मेमोरी थी आपकी, ये तो पेन ड्राइव थी या हार्ड डिस्क थी मान लेते हैं, और आपने सिस्टम में ऐसे यूज की। तो आपके सिस्टम में कुछ फोल्डर नजर आए, कुछ फाइल नजर आई जो भी आपकी मेमोरी में रखे गए थे, उस पर आपने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही वो फाइल रैम के अंदर ओपन हो गई, समझ रहे हो? और यहां से फिर कैश में गई और उसके बाद प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए चली गई। तो प्रोसेसर जो होता है वो केवल रैम से डाटा को उठाता है, वो आपकी जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वहां तक नहीं जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप सिस्टम बंद कर देते हैं तो रैम के अंदर जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। बाकी अगर यहां पर जो पेन ड्राइव में डेटा है वो तो बना रहेगा, लेकिन रैम का डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? और कैसे मेमोरी के अंदर ये गुण होता है, ये क्वालिटी होती है कि जो भी डेटा रैम से होते हुए कैसे होते हुए सीपीयू के पास गया, तो कैसे मेमोरी उसकी एक कॉपी अपने पास क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। वो स्टोर इसलिए कर लेता है कि फ्यूचर में अगर हमारे प्रोसेसर को इसी डेटा की आवश्यकता पड़ती है तो उसको रैम में ना जाना पड़े, वो कैसे मेमोरी से ही डेटा को उठा ले, फेच कर ले और उसको आगे बढ़ा दे, है ना। इसलिए कैसे मेमोरी में एक कॉपी जो है वो स्टोर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। तो इसमें जब ऑप्शन दिए होते हैं और यहाँ पर कैश का भी ऑप्शन रहता है, तो कैसे मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है, क्योंकि उसको रैम में नहीं जाना पड़ेगा, वो कैश से ही फाइल को उठा लेगा, क्योंकि उसके अंदर एक कॉपी पहले से रखी होती है। तो अभी आपने ये समझा कि रैम का यूज क्या है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि विदाउट रैम, बिना रैम के सिस्टम हमारा ऑन नहीं होगा। ऐसा कैसे? क्योंकि जब हमारा सिस्टम होता है ना, जब आप उसे ऑन करते हैं तो ऑन करने से पहले जब हमारा सिस्टम ऑफ होता है, यानी शट डाउन होता है, जिस कंडीशन में आपका स्विच ऑफ रखा हुआ है सिस्टम के अंदर जितने सॉफ्टवेयर पड़े हैं, जैसे मेन सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि विंडो हो सकता है, अदर कोई भी हो सकता है। तो वो जो विंडो आपने डाल रखा है, वो विंडो जब शट डाउन है, उसकी फाइल्स आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में है, ठीक है ना। और जब ऑन करते हैं तो वो हार्ड डिस्क से डेटा निकल कर आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी में आता है, यानी रैम में आता है। तो आप समझ रहे हैं, जैसे आपका 4 GB का रैम है और सिस्टम आपने ऑन कर दिया, तो ऑन होने में थोड़ा समय लेता है ना, कंप्यूटर खुलने में टाइम लेगा। इसको कहते हैं बूटिंग। तो हमारा कंप्यूटर बूट होता है, और बूट होने में होता क्या है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, वो लोड होता है किसमें, मेन मेमोरी में। और जब पूरी तरह से लोड हो जाता है मेन मेमोरी में, तो हमारा कंप्यूटर अब कार्य करने के लिए रेडी हो जाता है। यानी अभी जो फाइल्स हैं हमारे कंप्यूटर में वो रैम में आ चुकी हैं। अब अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, जैसे MS वर्ड है, आपने MS वर्ड को ओपन किया और कुछ टाइपिंग करना शुरू कर दिया, तो अभी टाइप कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जो आप लिख रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी तो डेटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा है।
लेकिन ये आपका टेम्परेरी सेव हो रहा है, तो ये भी रैम के अंदर सेव हो रहा है। इसीलिए जितने ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, अगर आपका रैम थोड़ा कम साइज का है, यानी अगर 2 GB है, 4 GB है, तो वो जल्दी भर जाएगा और कंप्यूटर हमारा हैंग करने लगेगा अगर ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं बड़े बड़े, तो है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो टेम्परेरी होता है, फिर हम कंट्रोल यस दबा करके उसको सेव कर लेते हैं, और जब सेव कर लेते हैं फिर कंप्यूटर कहता है कि भाई आपको किस लोकेशन में सेव करना है। ये लोकेशन पूछता है आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की, कि भाई हार्ड डिस्क में अलग अलग पार्टीशन है ना, तो कहाँ सेव करोगे, तो वो आप कहीं ना कहीं सेव कर लेते हो, वो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क यानी परमानेंट मेमोरी में सेव हो गई है। अब सिस्टम स्विच ऑफ भी हो जाएगा तो भी हम पुनः हार्ड डिस्क से वो फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि MS वर्ड पे काम कर रहे थे और सेव नहीं कर पाया, अचानक से लाइट चली गई, सिस्टम बंद हो गया, तो जितना भी काम किया वो सब चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो काम केवल रैम पर ही हो रहा था, और आपको पता है कि रैम कहता है कि भी अगर सिस्टम बंद होगा तो हम डेटा को सेव नहीं कर पाएंगे। सेव करना है तो आप इसको कंट्रोल एस दबा लो, सेव कर लो अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव में। हम सेव नहीं कर सकते, हम तो केवल जब तक आप काम करते ना तब तक डेटा को सेव कर सकते हैं। तो ये रैम का मतलब होता है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अब हम थोड़ा और अगर आगे बढ़े, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है उसमें एक और शामिल किया गया है। देखो थोड़ा सा रैम के बारे में दिखाया भी गया, यहाँ पे रैम आपका है इस प्रकार से होता है, और रैम भी 2 प्रकार का होता है। अभी अगर हम रैम को और थोड़ा आगे लेकर चलें तो रैम 2 प्रकार का होता है, थोड़ा और समझो यहाँ पे इसके बारे में। एक हमारा यस रैम होता है, जैसे स्टैटिक रैम कहते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये इसको हम यस रैम का नाम देते हैं। दूसरा क्या होता है? डी रैम होता है, जिसे हम डायनेमिक रैम कहते हैं। अब यस रैम और डी रैम में डिफरेंस क्या होता है? देखो यस रैम जो होता है वो स्टैटिक होता है, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, ये रिफ्रेश नहीं की जाती है, यानी इसको नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो डी रैम होता है इसको डायनेमिक रैम कहते हैं, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यस रैम बड़ा ही महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए डी रैम ही अधिकांश आप सिस्टम में देखते हैं, ठीक है। और यहाँ जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक होता है ना कैशे मेमोरी, जो हमने बताया, कैशे मेमोरी के अंदर जो होता है वो यस रैम का ही कॉन्सेप्ट होता है, यानी जो यस रैम होता है वो कैशे मेमोरी होता है, समझ रहे हो, आपके सिस्टम में, बट ये बहुत कम साइज का होता है। तो यहाँ यस रैम का मतलब स्टैटिक रैम, जिसे हम नॉन रिफ्रेशिंग भी कहते हैं, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, और डी रैम जिसे हम डायनेमिक कहते हैं, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। फुल फॉर्म याद रखना है। अब अगर हम यस रैम को और डीपली समझें तो यह एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रकार है, यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अतः इसे नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी भी कहा जाता है। यह डी रैम की तुलना में ज्यादा तेज होती है, कंप्यूटर में सामान्यतः कैश मेमोरी के रूप में लगी होती है। सारी बातें यहाँ लिखी हैं, इसका PDF मिलेगा तो सब आराम से पढ़ सकते हो। तो इसको कैश मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम डी रैम को देखें तो इसे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग सामान्यतः कंप्यूटर में रैम के रूप में होता है, जो डी रैम होता है ना उसको रैम के रूप में। अब देखो केवल रैम नाम से तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि रैम के फिर अलग अलग एडवांस वर्जन आते चले गए हैं। आज की डेट में भी हम पढ़ाएंगे कि आज आप क्या यूज कर रहे हैं एज ए रैम, तो भी डी रैम को समझ रहे हैं ना। तो यहां पर आजकल आपको डी रैम ही देखने को मिलेगा। अब यहां इससे रिफ्रेशिंग मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको रिफ्रेशिंग मेमोरी का नाम भी देते हैं। अब जो आपका डी रैम होता है, ठीक है, अब देखिए डी रैम जो होता है ना, ये मिलियंस ऑफ कैपेसिटर्स यानी संधारित्र से बना होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को अपने अंदर होल्ड कर लेता है। जो डी रैम होता है ना वो मिलियंस ऑफ कैपेसिटर्स से बना होता है, संधारित्र से बना होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को अपने अंदर क्या करता है, होल्ड कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अच्छा एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर को रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? वाई डज द कंप्यूटर हैव टू बी रिफ्रेश्ड? क्यों इसको रिफ्रेश कराना पड़ता है? तो ये कंप्यूटर हैंग करता है या कोई प्रोग्राम रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो इसका अर्थ है कि डी रैम के अंदर जो कैपेसिटर्स हैं वो लीक हो गए हैं, या फिर ये कहें कि उसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लीक कर दिया है। होता क्या है, जब हमारा जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, जिसको हमने डी रैम का नाम दिया है ना, यानी रैम का एडवांस वर्जन डी रैम। अब जो डेटा हमारा हार्ड डिस्क से डी रैम के अंदर आया है, ठीक है, और जो डेटा डी रैम के अंदर भी है वो हमको मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, बट कई बार हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। इसका कारण ये है कि जो डी रैम के अंदर संधारित्र हैं, जो कैपेसिटर्स हैं, वो लीक हो जाते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं वो लीक कर जाते हैं, और जब सिग्नल लीक कर जाएगा
तो डेटा हमारा जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है वो हमको सही से नहीं दिखेगा और इसलिए कंप्यूटर हमारा हैंग कर जाएगा। तो DRAM से CPU को डेटा मिल नहीं पा रहा है, ऐसी कंडीशन में तो प्रोसेस कैसे होगा? इसी कारण कंप्यूटर हैंग हो जाता है या कोई प्रोग्राम रिस्पॉन्ड नहीं करता है। एक समय अंतराल के बाद सिग्नल दोबारा भेजा जाता है, तो एक टाइम अंतराल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद में सिग्नल वापस से DRAM में आता है और आपका कंप्यूटर सामान्य रूप से कार्य करने लगता है। तो आप देखोगे थोड़ी देर के लिए हैंग हुआ, फिर थोड़ा वेट करते हो, उसके बाद फिर पुनः अपने आप चालू हो जाता है, तो वो फिर वापस से सिग्नल भेजा जाता है। लेकिन जब आप रिफ्रेश करते हैं तो सिग्नल तुरंत रिकॉल हो जाता है, समझे? जैसे आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, अब आप वेट कर रहे हो कि कब ये सही होगा, लेकिन उसी समय अगर आप रिफ्रेश करते हो अपने सिस्टम को तो जो सिग्नल होगा दोबारा से रिकॉल किया जाएगा और आपका कंप्यूटर कार्य करने लगता है। और पुनः जैसे ही रिकॉल होगा तो कंप्यूटर कार्य करने लगता है, बट ये 100% नहीं है, बट हाँ कार्य जल्दी करने लगता है। ठीक है, अब देखा जाएगा कि किस कंडीशन में हैंग हुआ है, क्या प्रॉब्लम है वहां पर सिस्टम के अंदर। तो अभी इसका मतलब ये है कि जो DRAM के अंदर होता है, इसके अंदर एक गुण है कि ये डेटा को लीक कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि डेटा लीकेज होता है और ऐसी कंडीशन में सिस्टम हमारा हैंग कर जाएगा क्योंकि प्रोसेसर को डेटा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगा और मॉनिटर पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ऐसी कंडीशन में इसको वापस रिकॉल कर सकते हैं हम रिफ्रेश करने के माध्यम से, या रिफ्रेश करेंगे तो रिकॉल होगा और फिर हमारा सिस्टम काम कर जाएगा। अब अगर हम ये देखें कि DRAM कितने टाइप का होता है, तो DRAM भी 2 प्रकार का होता है। अभी बात हो रही थी RAM की, RAM 2 प्रकार का हुआ, एक SRAM हुआ और एक DRAM हुआ। ठीक है, अब DRAM की बात करें तो DRAM हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है RDRAM, जिसे हम रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरा होता है SDRAM, जिसे हम सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। 2 मुख्य पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम FDRAM की बात करें, क्योंकि आज की डेट में जो हम सब यूज कर रहे हैं वो FDRAM यूज कर रहे हैं। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, तो FDRAM में कई सारे एडवांस वर्जन आ गए हैं, जैसे FDR है जिसे हम सिंगल डेटा रेट कहते हैं, FDR DRAM, यानी SDR उसके बाद DRAM, एक तो ये हो गया। दूसरा फिर आया है DDR करके, और आज आप सब देखते हैं DDR ही यूज होता है, तो DDR SDRAM ये वाला आज यूज हो रहा है। अब DDR का मतलब यहाँ पे है डबल डेटा रेट। ठीक है, यहां पे हो जाएगा डबल डेटा रेट DRAM। अब इसमें क्या होगा, DDR FDRAM आया, फिर DDR2 करके आया। हो सकता है आपके कंप्यूटर में DDR2 लगा हो, 3 लगा हो सकता है, तो DDR3 FDRAM, DDR4 भी आया, और सबसे लेटेस्ट अगर हम देखें तो DDR5 है। तो अगर आपके कंप्यूटर में रैम कभी लगवा रहे हो तो DDR4 आप ले सकते हो, 4 बहुत अच्छा है, 3 भी यूज कर सकते हो और 5 तो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो अगर ये रैम यूज करना है तो इस प्रकार के रैम आप यूज कर सकते हैं। DDR5 FDRAM इज द लेटेस्ट रैम, 2020 में ये आपकी आई थी, और DDR का मतलब हमने बता दिया आपका डबल डेटा रेट होता है। तो ये तो आपके जो DRAM होता है उसकी कहानी है। अब रैम तो बिल्कुल नहीं आता है क्योंकि रैम बहुत पुराना वर्जन हो चुका है, तो उसको एडवांस किया गया, और आपको पता है टेक्नोलॉजी में चीजें एडवांस होती रहती हैं, है ना। तो आज की डेट में हम एज ए रैम DDR, ठीक है, DDR3 या 4 FDRAM को यूज करते हैं। आप अगर कभी रैम लेने जाओगे मार्केट में तो वो यही वाली मिलेगी आपको, DDR2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी, इसमें से ही आपको मिलेगा। ओके, तो ये तो आपने रैम के बारे में कहानी समझ ली। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा रैम के बारे में कि भाई रैम क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, इसका काम क्या होता है, वो मैंने सारा कुछ समझा दिया है। ओके, अगर अब हम रैम की तरफ बढ़ें तो जो हमारा रोम होता है, अगर हम रोम की तरफ बढ़ें तो ये भी प्राइमरी मेमोरी में ही आता है। हमने आपको बताया था प्राइमरी में 2 चीजें हैं, रैम एंड रोम। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर रोम का काम क्या है, ये हमारे कंप्यूटर में करता क्या है। तो इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि केवल हम इसको पढ़ सकते हैं, इसमें लिख नहीं सकते हैं। कंप्यूटर में कुछ डेटा सॉफ्टवेयर के रूप में चिप में स्टोर रहता है, जिसके डेटा को लेकर यूजर पढ़ सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, आपके सिस्टम में रोम यूज किया जाता है, और इसमें पहले से डेटा कुछ भरा होता है, इसके अंदर डला होता है, उसको केवल कंप्यूटर रीड करता है, उसमें हम राइट नहीं कर सकते हैं। रोम मेमोरी के अंदर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने वाला प्रोग्राम होता है, जिसे बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का प्रोग्राम है, इसलिए इसे फर्मवेयर भी कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कभी आपने सोचा कि कैसे ऑन हो जाता है,
है ना, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो कंप्यूटर को ऑन करने की जो शुरुआत है ना, वो रोम चिप से ही होती है। रोम चिप के अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? बायोस है। एक छोटा सा प्रोग्राम होता है बायोस, जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है, और यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का प्रोग्राम होता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का प्रोग्राम होता है। बायोस को रोम चिप यानी रोम हार्डवेयर पर इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फर्मवेयर भी कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। फर्मवेयर, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कंप्यूटर में फर्मवेयर क्या होता है, तो आप बताओगे सर फर्मवेयर तो हमारे सिस्टम में बायोस होता है। कहां रहता है? रोम के अंदर ये डाला जाता है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर की रोम चिप के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जिसको हम फर्मवेयर का नाम देते हैं। ठीक है, और इस बायोस को जैसे आप डाल देते हैं, बस इसको फिर आप पढ़ सकते हो, केवल इसमें कुछ और लिख नहीं सकते हो। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तब स्क्रीन पर डेल, एचपी अथवा एनी कंपनी का कोई लोगो, अदर कोई कंपनी का लोगो दिखाई देता है। यह भी रोम के अंदर सुरक्षित होता है। रोम एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल होती है, यानी ये स्थायी होती है, अस्थायी नहीं। कैसी होती है? स्थायी। रोम के अंदर जो डेटा होता है वो स्थायी होता है। और आपने देखा होगा अक्सर जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें जो कंपनी होती है ना, उसका लोगो आ जाता है, जैसे एचपी है, डेल है, अदर जो भी है। तो उसका जो प्रोग्रामिंग है वो रोम के अंदर ही कर दिया जाता है। तो जैसे ऑन करते हैं, अब आप उसमें विंडो डालें या कोई भी विंडो डालें, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी विंडो आप उसमें इंस्टॉल करेंगे या कोई भी मेन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे, तो वो लोगो आएगा, क्योंकि वो आपका रोम के अंदर डाला गया है। ठीक है, अब अगर हम देखें रोम के टाइप कितने हैं। अच्छा, बेसिकली इसका यूज क्या है? रोम का काम है हमारे सिस्टम को ऑन करना, हमारे सिस्टम को क्या करना? बूट करा देना, इसका यही उद्देश्य है। तो रोम के अंदर एक, जैसे मैंने बताया, रोम के अंदर क्या होता है? बायोस होता है। ठीक है, बायोस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम है सिस्टम को ऑन करना। आपके कंप्यूटर को ऑन कौन करेगा? तो ऑन करने के लिए रोम बनाया गया। जब ऑन हो जाएगा तो डेटा को स्टोर करने के लिए रैम बनाया गया, जहां पर सारा काम किया जाएगा। और उसके बाद अगर परमानेंट सेव करना है तो फिर उसके लिए हार्ड डिस्क बनाई गई, वहां पे डेटा रहेगा आपका हमेशा हमेशा के लिए। तो पहला काम हमारा है सिस्टम को ऑन करना, वो करता है बायोस। रहता कहां है? रोम के अंदर। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स ऑफ रोम को देखें तो यहाँ पीरोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है ईपीरोम, जिसे हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और एक होता है डबल ईपीरोम, जिसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का नाम देते हैं। तो ये रोम के जो टाइप्स हो गए, यानी रोम हमारा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी आगे की जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, और उसमें हम डीपली समझाएंगे कि टाइप ऑफ रोम में कितने टाइप होते हैं, और फिर पीरोम का यूज क्या है, ईपीरोम का यूज क्या है, डबल ईपीरोम का यूज क्या है, इनके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या कॉमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।